नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर के तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। डीडीसीए मामले में सुब्रमण्यम आयोग ने शुरू की जांच। केजरीवाल का माफी मांगने से इनकार। कीर्ति आजाद ने दोहराई सीबीआई जांच की मांग। कोलकाता के सीपीएम महाधिवेशन में पार्टी का दलितों से जोड़ने पर जोर। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन का इरादा। अगले महीने बनेगी चुनावी रणनीति। एलपीजी सब्सिडी पर सरकार का बड़ा फैसला। 10 लाख से ज्यादा टैक्सेबल इनकम वालों को नहीं मिलेगी सब्सिडी, अगले साल से लागू। एक महीने के शीर्ष पर शेयर बाजार। 195 अंकों की बढ़त के साथ 26,000 के पास सेंसेक्स। लगातार 8वें दिन रुपया मजबूत। अमेरिका में तूफान से 43 से ज्यादा की मौत। 15 उड़ानें रद्द। न्यू मैक्सिको और मिसूरी में लगा आपातकाल। और आइए देखते हैं पहली खबर। दिल्ली सरकार का दावा है कि डीडीसीए विवाद में वित्त मंत्री अरुण जेटली को क्लीन चिट नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सवाल किया कि बीजेपी माफी के लिए क्यों गिड़गिड़ा रही है। इस मामले में गोपाल सुब्रमण्यम आयोग ने जांच शुरू कर दी है। सुब्रमण्यम चाहते हैं कि जांच प्रक्रिया का लाइव टेलीकास्ट हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डीडीसीए विवाद में माफी मांगने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि चेतन सांघी जांच आयोग की रिपोर्ट में कई गड़बड़ियों का जिक्र है, लेकिन अब तक किसी की जवाबदेही तय नहीं की गई है। इसलिए आरोपियों को जांच का सामना करना चाहिए। ये रिपोर्ट कहती है कि साहब इलेक्शन में घपला, स्टेडियम बनाने में घपला, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, प्रॉक्सी वोटिंग में घपला हो रहा है। डीडीसीए में चारों तरफ घपला ही घपला हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, जो क्लीन चिट का ढिंढोरा पीट रहे हैं, कहां क्लीन चिट मिली है, किस चीज में क्लीन चिट मिली है? बीजेपी ने रविवार को दिल्ली सरकार की जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल से माफी की मांग की थी। पार्टी का कहना है कि अरुण जेटली के खिलाफ कोई आरोप नहीं है। केजरीवाल साहब पहले इस बात का जवाब दें कि अगर उनके ऑफिसर्स की कमेटी ने कुछ उनके खिलाफ नहीं पाया, कहा आगे जांच की जरूरत है, तो उन्होंने अरुण जेटली पर इस तरह के अस्तरहीन आरोप क्यों लगाए? अगर उनके ऑफिसर्स की कमेटी जो उनके निर्देश में बनी उसने भी नहीं पाया, यही साबित करता है कि उनके सारे आरोप बेबुनियाद थे। उधर बीजेपी से निलंबित सांसद कीर्ति आजाद ने एक बार फिर सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप भी खारिज किए। प्रवक्ताओं को यही कहना चाहता हूं कि पार्टी का मामला तो है नहीं, ये मामला तो खेलों में भ्रष्टाचार का है। ये मामला तो डीडीसी में हुए भ्रष्टाचार का है। इस बीच गोपाल सुब्रमण्यम आयोग ने डीडीसी विवाद की जांच शुरू कर दी है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करेंगे हमारे साथ वरिष्ठ खेल पत्रकार जयदीप घोष हैं। जयदीप, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं समझना ही चाहूँगा, जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, क्योंकि आप लंबे अरसे से कवर कर रहे हैं, असल में क्या है ये मसला जिसको लेकर एक पार्टी कहती है कि क्लीन चिट हो गई, दूसरे ही पल उप मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मसला लंबा है, क्योंकि आप अगर देखें डीडीसीए की अगर इतिहास में जाएं तो ऐसा कोई साल नहीं जाता कि जबकि डीडीसीए से कोई खबर नहीं निकलती कि ये घपला हो गया या वो हो गया। तो मसला असल तो थोड़ा सा पॉलिटिकल है, क्योंकि आप देखें कि आपकी आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उनको मौका मिल रहा है कि बीजेपी पे थोड़ा प्रेशर डालें। क्योंकि अगर आप ये जो इलेक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे जो प्रॉक्सी वोटिंग होती है, आज से नहीं, ये तो सालों साल से, कई दशकों से डीडीसीए में प्रॉक्सी वोटिंग चल रहा है। इसमें कोई नई बात नहीं है। इसके पीछे अगर कोई ऑब्जेक्शन किसी ने पहले नहीं किया, तो अब ये सिचुएशन आई है कि हर चीज़ पे अब लग रहा है कि ये गलत है, वो गलत है। गलत तो बहुत कुछ होता है वहाँ पे, इसमें कोई राय नहीं कि इन्वेस्टिगेट करने के लिए बहुत चीज़ें हैं डीडीसीए में, लेकिन अभी तक कुछ निकला है कि नहीं, उस पर मुझे कुछ थोड़ा संदेह है। और क्या, जो तकनीकी सवाल मैं अगर आना चाहूँ जी, क्या वाकई जब कोई जांच आयोग किसी मसले की जांच कर रहा है तो करप्शन की ही जांच कर रहा है, जी, लेकिन क्या वो सीधे किसी को नामित कर सकता है, या फिर वाकई किसी का नाम आएगा, या शुरुआती जांच के बाद जब फाइनल स्टेज तक पहुंचेगी जांच तब शायद वो शुरुआती स्तर पर ही सिर्फ राजनीतिक वाकई चल रहा है? जी, देखिए, जहाँ तक मेरी समझ है, जांच आयोग की पावर कितनी है, उसकी रीच कितनी है, उसको आपने क्या अथॉरिटी दे रखी है, वो किसी का नाम ले सकते हैं, नहीं सकते हैं, वो उसकी स्पेसिफिकेशन किसी ने अभी तक करी भी नहीं है। हमने 2-3 जांच आयोग की बात सुन ली है पिछले 3-4 दिन में। सांघी आयोग हो गई, सुब्रमण्यम आयोग हो गई,
इनकी पावर क्या है, इनकी अथॉरिटी क्या है, इनको क्या क्लियरिफिकेशन दिया है, क्या क्लियरेंस है, कितनी इनकी अथॉरिटी है कि अगर कोई उनको लगता है कि किसी इंडिविजुअल या किसी एक आदमी ने कुछ गलती करी है, क्या उसका नाम वो पब्लिक कर सकते हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकते। हाँ, इतना हो सकता है ये लोग रिकमेंड कर दें कि इसमें हाँ कुछ गड़बड़ है, घपला जैसे कह रहे हैं, डीडीसीए में ऐसा नहीं हो सकता है घपला ना हो, ज़रूरी घपला है, लेकिन किसने किया है और कितना किया है इसके लिए इतनी अथॉरिटी उनको है कि नहीं, या फिर आगे फिर किसी आयोग के आगे देखिए रेफर करें किसी को। जी हाँ, किसी और कमेटी की रेफरेंस हो। अब वो कमेटी कौन क्रिएट करता है, दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है या भारत सरकार कर रही है? भारत सरकार तो खैर मुझे लगता नहीं फिलहाल करेगी, लेकिन अगर पावर नहीं है तो फिर आगे तो फिर इतना ही हो सकता है, हाँ वो बोल सकते हैं कि कुछ गड़बड़ है, आगे इन्वेस्टिगेट किया जाए। क्योंकि बीजेपी का सीधा आपने देखा भी होगा कि जो आरोप है कि विधानसभा के अंदर और बाहर जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा अरुण जेटली को लेकर, और इस जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए बीजेपी ये कह रही है कि उसमें कहीं भी उनका नाम तक नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसमें यह भी नहीं है कि उनको खारिज करके बोल दिया हो कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। जितने इन्वॉल्व हैं, जितने डीडीसीए के ऑफिस बेयरर्स हैं, जब तक कि कोई आयोग कह रही है कि कुछ गड़बड़ है, तो जितने ऑफिस बेयरर्स हैं जो उस समय पे उन पोस्ट पे थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है। प्राइमरी फेसिया प्राइमा फेसी होते, दोषी होना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो क्रिमिनल ऑफेंस है कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन हाँ अगर कुछ गड़बड़ है तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं अगर आप पोस्ट पे बैठे हैं तो। और जिस तरीके से 2012-13 की जांच का हवाला दिया गया, कंपाउंडिंग की बात कही गई, नियम बदल चुके हैं, सेक्शन 25 जे सेक्शन 8, वाकई क्या अब वो उस तरीके से नहीं है मसला? अब मैं कहूँ कि आईपीसी की धाराओं के तहत भी चलेगा और इसीलिए ज़्यादा इस पर हमलावर दिख रही है आम आदमी पार्टी। जी हाँ, क्योंकि देखिए अगर कुछ नहीं, वही कहते हैं कि देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर, अंग्रेजी में कहावत है। कुछ ना कुछ तो अब डीडीसी में जिसने जब तक डीडीसी कवर किया सबको पता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ वहाँ चलती रहती है। हाँ, वो बाहर निकलने के लिए अगर वो क्रिमिनल ऑफेंस आईपीसी के अंडर में आता है कि नहीं, ये मुझे नहीं लगता कि ये जो कमीशन बैठी है इनकी पावर में है कि इनकी पावर में ये रिकमेंड कर सकते हैं कि आप कोई जुडिशियल इंक्वायरी बिठाएं, फुल फ्लेजेड, या फिर पार्लियामेंट्री इंक्वायरी बिठाएं, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि क्रिमिनल ऑफेंस बनता है कि नहीं वो उसको प्रूव कर सके। लेकिन पॉलिटिकल गेम है और उसमें अगर बात सेंटर के हाथ में आ गई फिर तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई कमीशन बैठने वाली है। तो यहाँ पे अभी हो क्या रहा है, ये कह रहे हैं उन्होंने गलती करी, वो कह रहे हैं कि हमने कोई गलती नहीं करी, आप माफ़ी मांगिए, तो ये थोड़ा सा तो तमाशा ही हो गया। असल मसले में कोई मटेरियल कुछ खास तो निकल नहीं रहा है। यानी जहाँ पर फोकस होना चाहिए था उससे अलग जो सिर्फ राजनीतिक फोकस दिख रहा है दोनों पार्टियों का। देखिए मुझे लगता है कि अगर आप सही मायने में आपके पास कुछ बोनाफाइड है कि ऐसी गलती इस इंसान ने करी है तो अभी तक बाहर आ गई होती। अगर नहीं है तो फिर आप ये जो झंडे हिलाते फिर रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये भी कह रहे हैं कि कुछ गलती नहीं करी है, वो भी कह रहे हैं कि करी है, या तो आप कंक्लूसिवली बोल दीजिए हाँ करिए या नहीं करिए। अभी तक तो पॉलिटिकल गेम ही है, अगर कुछ निकाल सकते होते तो अभी तक निकल आया होता। और एक नई बात अब सामने आ रही है कि सुब्रमण्यम सब ये कह रहे हैं कि लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए जो कि जाँच होती है। क्या कैसे देखते हैं उस बयान को? वाकई अब ये डिपेंड करता है कि टाइमिंग क्या है, किस टाइम पे करते हैं, कौन से टेलीविज़न चैनल फ्री है उस टाइम पे। लेकिन अगर सीरियसली कहे तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जो सिचुएशन है, इंडियन सिचुएशन में लाइव टेलीकास्ट पॉसिबल है। अगर आप इंटरैक्टिव करेंगे तो आपका टेलीकास्ट खत्म ही होगा, क्योंकि कुछ करोड़ सवाल आपके लाइन में आ जाएंगे। लेकिन इस तरह के बयान के पीछे क्या ऐसा दिखता है कि करप्शन को लेकर जब भी जांच होती है तो जांच टीम से लेकर सब कुछ संदेह के घेरे में आ जाता है, क्योंकि नतीजा नहीं आता, शायद उससे बचने की कवायद। जी बिल्कुल जी, देखिए आप देखें कोई भी आप देख लें, कोई भी मसला हो जिसपे कि कोई कमीशन बैठी हो, आप पिछले 10-15 साल में 20 साल में इंडिया में देख लीजिए, कितनों के रिजल्ट निकले हैं, कितनों के कंक्लूजन फाइनल हो गए कि एक कमीशन और ना बैठे उसके पीछे। अगर ये कहते हैं, अगर इनके पास इतना मटीरियल है कि ये लोग लाइव कर सकते हैं तो कर देना चाहिए था, अभी तक अभी रुके क्यों हुए? और अगर नहीं है तो फिर ये कहने में तो ठीक है आप कराइए, लेकिन अगर उस कंक्लूसिव नहीं निकलेगा तो वो भी टाइम ख़राब ही होगा उन लोगों का। यानी तथ्य सामने नहीं आ रहे, लेकिन शब्दावली ऐसी है कि मैं कहूँ कि बिलो द बेल्ट जाकर इस्तेमाल हो रहा है शब्दों का, और बहुत ही एक तरीके से राजनीति का जो स्तर है इन दौरान आरोप प्रत्यारोप का, वो शकता सबसे लोअर टाइम पर है इस वक्त। देखिए जो शब्दावली जिसका इस्तेमाल हो रहा है वो तो अगर आप सीएम हैं या आप किसी देश के मिनिस्टर हैं, आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो भी हैं, जिसका भी जो भी कह रहा है, मुझे नहीं लगता कि इस लेवल तक बात जानी चाहिए। अगर आपके पास कुछ गड़बड़ हो रही है, कोई किसी का कुछ कह रहा है, किसी के नाम पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं, ये तो झगड़े वाली बात होगी। ये तो अब पॉलिटिकल गेम है, तो पॉलिटिक्स की भी कुछ स्तर होती है, कुछ लेवल होती है जिसको आपको मेंटेन करना पड़ता है। थोड़ा सा बिलो द बेल्ट तो खैर है ही है। एक आखिरी सवाल जदीप की, क्या वाकई राजनीतिक लड़ाई में जो असल करप्शन का मुद्दा है वो एक बार फिर से बच जाएगा, ऐसा दिखता है अब तक? देखिए डीडीसीए के बारे में कहूँ, राजनीतिक लड़ाई की तो पता नहीं, बहुत सी आंधी तूफान चल गई है, बड़े कुछ हो गया, डीडीसीए वहीं का वहीं खड़ा है।
आज से नहीं, काफ़ी सालों से खड़ा है। आपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जो कोटला की दीवार है, आप देखते हैं कितनी दूर है वो डीडीसीए से। अगर बिल्डिंग थोड़ी सी इधर हो जाए तो कोटला में जाके गिरेगी, लेकिन वो खड़ी है बिल्डिंग, सब कुछ हो रहा है। मुझे नहीं लगता और सब कुछ बदस्तूर जारी है। बदस्तूर जारी है। मैच भी हुआ, लोगों ने कहा मैच नहीं होगा, सब कुछ हो गया। सबसे लंबा चला वो मैच, बाकी 3-3 दिन में खत्म हो रहा, जो 5 दिन में खत्म हुआ। तो डीडीसीए तो कहती है हम तो बिल्कुल ठीक हैं। अब आपके पास अगर कुछ पावर है, आप निकाल के दिखाओ। और ये काम पिछले 30-40 साल में तो कोई नहीं कर पाया। इंतजार करना होगा इस बार होता है कि नहीं होता है सफाई। बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू। ये थी हमारी पहले का छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, महान शहनाई वादक, जिनके नाम है कई उपलब्धियां। कांस कलो महोत्सव में शहनाई वादन को दी नई बुलंदियां। आजादी के पहले जश्न में लाल किले से गूंजी उनकी शहनाई। और फिर गणतंत्र दिवस पर भी उस्ताद ने बेमिसाल धुनें सुनाई। भारत रत्न के रूप में उन्हें मिला देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। कला की दुनिया हो या साहित्य का संगम, पर्दे के सितारे हों या संगीत की सरगम, हम हैं सबके साथ हरदम। देखिए शख्सियत, गुफ्तगू और विरासत का इंद्रधनुषी संसार। देखिए सिर्फ राज्यसभा टीवी के पर्दे पर बार बार। बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और परिवहन मंत्री गोपाल राय पर ऑटो परमिट घोटाले का आरोप लगाकर उनके इस्तीफे की मांग की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। इन्हें रोकने के लिए पुलिस को पानी की बौछार करनी पड़ी। दिल्ली में परिवहन विभाग के 10,000 ऑटो के नए परमिट जारी करने में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। बीजेपी का दावा है कि परमिट फर्जी पते पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बांटे गए हैं। इससे पहले इस मामले के सामने आने के बाद 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया था और जांच का काम विजिलेंस विभाग को सौंपा गया था। इस घोटाले में सीधे सीधे गोपाल राय, संजीव झा और खुद मुख्यमंत्री सरकारी कंसेंट के बिना ये बड़ा घोटाला संभव नहीं है। गरीब लोगों का जो करोड़ों पैसा लूटा गया है वो पैसा वापस कौन करेगा, क्योंकि उनकी मेहनत की कमाई है। दिन भर ऑटो चलाते हैं, पेट पालते हैं, उनका पैसा वापस कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के अगले साल होने वाले चुनाव में बीजेपी विरोधी महागठबंधन बन सकता है। कोलकाता में सीपीएम की प्लेनम में कांग्रेस के साथ गठबंधन के भी संकेत दिए गए। हालांकि पार्टी ने कहा कि अभी तक इस बारे में कोई अंतिम चर्चा नहीं हुई है। सीपीएम अब दलितों के बीच जनाधार बढ़ाने पर खास जोर दे रही है। सीपीएम की पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी अगले महीने अपनी चुनावी रणनीति तय करेगी। पार्टी इस पर भी विचार करेगी कि क्या ममता बनर्जी को हराने के लिए कांग्रेस का साथ लिया जा सकता है। माना जा रहा है कि पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी पार्टी राज्य कमेटी को इस पर विचार करने के लिए हरी झंडी दे चुके हैं। They have to take a decision in accordance with the central understanding of the party that is there in the party Congress resolutions and what we decide in the plenum. So all that I am saying is West Bengal committee has said that the discussions on this will begin from the beginning of January.
पार्टी के कुछ बड़े नेता भी इस प्रस्ताव की हिमायत में बोल चुके हैं। हालांकि केरल को ध्यान में रखते हुए पार्टी के लिए ये आसान फैसला नहीं होगा। उधर पार्टी प्लेनम में सोमवार को सीताराम येचुरी ने संगठन पर प्रस्ताव रखा। पार्टी ने समाज के कमजोर तबकों, खासकर दलितों में पार्टी के विस्तार की जरूरत बताई है। Because the focus was only, like Mahatma Gandhi said, change of heart. Harijan. Changing of heart doesn't give you equality. Changing the economic empowerment gives you the equality. That is the change that we project. पार्टी प्लेनम में बाकी बचे 3 दिनों तक संगठन को मजबूत बनाने से जुड़ी रिपोर्ट और प्रस्ताव पर चर्चा करेगी। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, कोलकाता। कांग्रेस की मुंबई इकाई की मैगजीन कांग्रेस दर्शन के कंटेंट एडिटर सुधीर जोशी को बर्खास्त कर दिया गया है। सुधीर पर यह कार्रवाई एक विवादित लेख के चलते की गई है। यह विवादित लेख इसी महीने कांग्रेस दर्शन के हिंदी संस्करण में छपा था, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर टिप्पणी की गई थी। मैगजीन के संपादक और मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम ने माफी मांगी है। वहीं पार्टी ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व पर कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता। जिसने भी लिखा है उसमें उसको पूरी जानकारी नहीं है। मेरे ख्याल में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो लीडरशिप दी कांग्रेस को और देश को, शायद उतनी सक्षम लीडरशिप कोई दूसरा नहीं दे सकता था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जीएसटी को अगले साल से लागू किया जा सकता है। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो बिल पारित कराने के लिए कांग्रेस से लगातार संपर्क में है। उनके मुताबिक जीएसटी आयकर नहीं है, इसीलिए इसे वित्तीय वर्ष की शुरुआती यानी कि 1 अप्रैल से लागू करना जरूरी नहीं। उन्होंने कहा कि नए साल में जीएसटी बिल पारित कराना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने प्रत्यक्ष करों को भी तर्कसंगत बनाने के संकेत दिए। एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी पर अब सरकार ने लगाम और कस दी है। 1 जनवरी से उन लोगों को एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं मिलेगी जिनकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपए से ज़्यादा है। सरकार लोगों की आय का मूल्यांकन पिछले साल के रिटर्न के आधार पर करेगी। फिलहाल देश में 16 करोड़ से ज़्यादा एलपीजी के ग्राहक हैं और सरकार का मानना है कि इससे गरीबी के रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को सस्ते सिलेंडर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। तमिलनाडु के थुट्टुकुडी, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिलों में भारी बारिश से जनजीवन पर असर पड़ा है। इन जिलों में 1 सप्ताह के बाद आज फिर से भारी बारिश हुई। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। एनडीआरएफ की 6 टीमों को इन जिलों में लगाया गया है। बाढ़ पीड़ित इलाकों में 80 से अधिक शिविर बनाए गए हैं और मछुआरों को अगले कुछ दिनों तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। उधर मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे में और बारिश की आशंका है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश में उग्रवाद, आतंकवाद और माओवादी गतिविधियों पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि तीनों ही मोर्चों पर भविष्य में और सफलता मिलेगी। गृहमंत्री लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान ये बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आतंकवाद, उग्रवाद और माओवाद अब भी सबसे बड़ी चुनौती है और जांच के नए तरीके अपनाकर ही इससे निपटा जा सकता है। एक नया संकट पैदा हो रहा है आईएसआईएस का। इसमें भी कुछ ऐसे मामले आते हैं जिनकी बहुत ही थारोली गहराई तक जाकर उसकी जांच करने की आवश्यकता होती है और उसके लिए हाई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। शेयर बाजार की बात करते हैं, जहां पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 195 अंक की बढ़ोतरी के साथ 26,034 पर बंद हुआ। करीब 1 महीने के बाद सेंसेक्स फिर से 26,000 अंकों के पार पहुंचा है। वहीं निफ्टी में भी 64 अंकों की तेजी के साथ ये 7,925 पर पहुंचा। सबसे ज़्यादा तेजी हेल्थ केयर, ऑटो और बैंक के शेयरों में दिखी। डॉलर के मुकाबले लगातार 8वें दिन रुपए की मजबूती ने बाजार का उत्साह बढ़ाया। अमेरिका में आए भीषण तूफान में 43 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। करीब 1500 से ज़्यादा उड़ानों को रद्द करना पड़ा है और हालात को देखते हुए ये मैक्सिको और मिसूरी राज्य में आपातकाल लगा दिया गया। इधर दक्षिणी अमेरिकी देशों में बाढ़ के चलते करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों को पलायन करना पड़ा है।
अमेरिका के कई राज्यों में आया तूफान छोड़ गया है अपने पीछे तबाही और बर्बादी का ये मंजर। दक्षिणी पश्चिमी और मध्य पश्चिमी राज्यों में इस तूफान से भारी तबाही हुई है। तूफान से टूटे लोग अब तिनका जोड़कर फिर से आशियाना बनाने में जुटे हैं। मिसूरी में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। बचाव कर्मी लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटे हैं। बर्मिंघम, टेक्सास, अल्बामा और मिसिसिपी समेत कई शहरों में बर्फीला तूफान कहर बनकर टूटा है। दर्जनों लोग इस तूफान में जान गंवा चुके हैं। खराब मौसम को देखते हुए न्यू मैक्सिको और मिसूरी राज्य में आपातकाल लगा दिया गया है। अलग अलग शहरों की करीब 1500 उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। उधर दक्षिणी अमेरिकी देशों पराग्वे, उरुग्वे, ब्राजील और अर्जेंटीना में बाढ़ की वजह से करीब 1 लाख लोग पलायन को मजबूर हुए हैं। अल नीनो की वजह से इन इलाकों में पिछले कई दिनों से जोरदार बारिश हो रही है। इधर ब्रिटेन में भी बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। बाजार और रिहायशी इलाके पानी में डूबे हैं। हालात को देखते हुए ब्रिटिश सैनिकों को बाढ़ पीड़ित इलाकों में तैनात किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नेपाल में संविधान संशोधन बिल पर आम राय बनाने की कोशिशें होंगी। 3 बड़ी राजनीतिक पार्टियों की बैठक में आज यह फैसला लिया गया। बैठक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, यूसीपीएन, माओवादी के अध्यक्ष प्रचंड और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष सुशील कोइराला मौजूद थे। फैसला हुआ है कि जल्द ही ये पार्टियां यूनाइटेड डेमोक्रेटिक मधेशी फ्रंट के साथ बैठक करेंगी। नए संविधान के विरोध में मधेशी पार्टियां पिछले करीब 4 महीने से आंदोलन पर हैं। इराकी सुरक्षा बलों ने रमादी शहर को आतंकियों से मुक्त करा लिया है। पिछले 18 महीनों के दौरान सुरक्षा बलों को मिली ये सबसे बड़ी कामयाबी है। आईएस आतंकियों ने इस साल मई में इस इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया था। इराकी सेना ने रमादी से आईएस आतंकियों को खदेड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है। इराकी टेलीविजन पर सेना ने ये दावा किया है। शहर की सरकारी इमारतों पर इराकी झंडे लगा दिए गए हैं। अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन के हवाई हमलों से भी इराकी सुरक्षा बलों को काफी मदद मिली। राजधानी बगदाद से 100 किलोमीटर दूर अनबार प्रांत की राजधानी रमादी शहर पर कब्जे के लिए सेना ने नवंबर में अभियान शुरू किया था। रमादी पर सेना का कब्जा आईएस के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। इससे पहले इराकी आर्मी ने तिक्रिस शहर पर कब्जा किया था। इराकी सुरक्षा बलों के मुताबिक रमादी में जीत के बाद सेना देश के दूसरे बड़े शहर मोसुल में आतंकियों के खिलाफ अभियान शुरू करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही। नमस्कार।